आपके फोन पे एक आवाज आती है कि ये नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। क्या बात है कि आपने इमरान हाशमी, जो हमारे बहुत ही उम्दा किस्म के जो एक्टर हैं, उनके साथ आपने एक फिल्म करी है। बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, छोटा सा रोल था बिल्कुल, लेकिन हाँ वो मेरे करियर की शुरुआत थी बहुत अच्छी। तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से एक ये चीज जानने की कोशिश करूंगी कि पॉडकास्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो पॉडकास्ट ना वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये हमने बना दिया क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे भीड़ चाल बहुत है। पॉडकास्ट अगर आप कहीं भी सर्च करें, चैट जीपीटी का जमाना है भाई, आप अभी डालें पॉडकास्ट, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि पॉडकास्ट is not for video. This is totally, it's a audio version, it's a audio word. Podcast होता ही है कि ऑडियो सुनना, लहजा होता है कि लहजा होता है, इसमें पूरी दुनिया कंफ्यूज है। बहुत सारे बच्चे जब अपना करियर चूज कर रहे होते हैं ना, तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, उनका मानना है कि हमें ये चूज करना है तो हमें या तो एंकर बनना है या फिर हमें आरजे बनना है। तो क्या सिर्फ इसमें दो ही फील्ड्स रह गई हैं? सिर्फ रेडियो जॉकी या फिर एंकर बनने के लिए इस लाइन में मत आए। और अगर आप इसी दो जो फील्ड हैं इसको चूज कर रहे हैं तो आपको रेडियो जॉकीज के 10 नाम पता हो, तो अगर मेरा सुनने से अगर कोई आरजे बन जाएगा तो अभी आप सुन रहे हो, बन जाओ आरजे, कल से अपने शो शुरू कर दो। एंकर, आरजिंग और बहुत कुछ, लेकिन अब उस शख्स ने अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको ही चेंज कर लिया है। इसके अलावा वो जितनी भी नॉलेज खुद के पास लेकर बैठी हैं, अब और लोगों से वो साझा कर रही हैं। तो और कोई नहीं, एक बहुत ही अच्छी शख्स है, बहुत ही एक पावरफुल सोल है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाने वाली हूँ। वो मेरे स्टूडियो में भी मौजूद हैं और वो है आरजे निधि शर्मा। निधि शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इवन आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनी और द कपिला क्रिएटर के साथ आज बैठने का मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू, माय ऑनर कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में और आपकी क्या प्लानिंग्स होने वाली हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे पहले मैं ये कह दूं कि आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर मिलेगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और नॉलेज भी ऐसी वैसी नहीं, अगर आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो ये पॉडकास्ट आपके मतलब का होने वाला है। तो निधि जी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप एंकर रह चुकी हैं, आरजिंग कर चुकी हैं और आपने बहुत सारी वेब सीरीज में भी काम किया है और एक कुछ मूवीज भी कर चुके हो आप। तो अब आपने अपनी लाइन बिल्कुल टोटली चेंज कर रही है, आप डायरेक्शन में आ गए हो और अभी आप एक अच्छे मिशन पे भी काम कर रहे हो। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले आप बताओ कि ऐसा क्या मिशन है जो अब आप लेके चल रहे हो? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक दिल से हार्डकोर एक रेडियो जॉकी हूँ, एक एंकर हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मैंने डायरेक्शंस का जो मैंने क्राइटेरिया अपनाया है अब, उसके लिए इसलिए मेरे अंदर से ये आया क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। कि अभी सोसाइटी का, मीडिया का जो रूप है वो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल, उस रूप में इतना ज़्यादा वास्ट, इतना ज़्यादा वाइड नॉलेज या वाइड आप प्रारूप या जो भी उसका एस्पेक्ट है वो देख पा रहे हैं कि उसे लोगों तक सही तरीके से लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो मैं इसी डायरेक्शन में निकली हूँ अभी कि यूथ को थोड़ा सा सही रास्ते पर लाऊं। हर कोई इस लाइन में आना चाहता है, लेकिन इस लाइन में कितनी सारी और चीज़ें हैं जिसमें वो जाकर कभी ये ना कहेंगे कि अरे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली मैंने ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं की, 1 या 2 मूवीज़ में छोटे छोटे रोल्स थे। हाँ, वेब सीरीज़ भी 2 से 3 की है। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर जान गई कि इस काम को करने के पीछे का जो एक तरीका है वो क्या है, वो सही तरीका क्या हो सकता है और उसे किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ये मुझे समझ आ गया। इसीलिए उसी समझ को मैं सबको बांटने के लिए अब तैयार खड़ी हूँ और बिल्कुल मैदान में आ चुकी हूँ। जी, आप जो एक मिशन पे चली हैं और उस मिशन, आप एक कंपनी भी रन कर रही हैं, ऑडियो चस्का। आपको मैं बता दूं कि निधि जी जो हैं वो ऑडियो चस्का की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं और इनकी एक और कंपनी है चस्का प्रोडक्शन, जिसकी वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अभी मेरे मन में ये चीज एकदम मतलब क्लिक कर रही है कि ऑडियो चस्का
ये वर्ड कैसे माइंड में आया, कैसे ये नाम रखा गया, क्या कुछ इसके पीछे की जर्नी है, आप थोड़ा सा शेयर करें। ऑडियो चस्का, ये मैं कहूँगी कि इस नाम के पीछे की कहानी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है और मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम उन्हें क्रेडिट देना चाहती हूँ। क्या बात है। ऑडियो चस्का जब हमने शुरू किया तब मैं एक कंपनी में काम करती थी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। उसमें मेरे साथ बहुत सारे और भी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, सब अलग अलग ज़बानों के, जैसे मैं पंजाबी वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी और मेरे साथ गुजराती, सिंधी, उर्दू और बंगाली, इन सभी लैंग्वेजेस के आर्टिस्ट भी थे। हम सब ने मिलकर सोचा क्यों ना हम कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर हम अलग अलग भाषाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर दे पाएं। और उसका एक ये हमारा मकसद था कि एक ही जगह पर लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के मीनिंग समझेंगे। एक तरह से एक रेडियो बनाना, ऑडियो का प्लेटफॉर्म बनाना जिसपे सोशल मीडिया के जरिए ही, क्योंकि ऐसा हम रेडियो तो नहीं अपना एस्टैब्लिश कर सकते थे, हमने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर हम सारे आर्टिस्ट मिलकर, कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई कहानियाँ लिख रहा है और अलग अलग लैंग्वेजेस में वो होंगे। हमने स्टार्ट किया, हम आफ्टर ऑफिस हम लोग एक साथ मिलते थे, पार्क में बैठते थे, दिल्ली में हम रहा करते थे और सीपी जा। कब की बात है ये 2003-4 की बात होगी जब हम लोग ये सब, नहीं 3-4 में मैं यहाँ थी दूरदर्शन में, ये बात है 2010 के आसपास। हाँ 2010। तो 2010 में वहाँ पर हम लोग प्लानिंग्स करते थे। इसमें एक नाम है दीपशिखा, जो सिंधी आर्टिस्ट थी, इंग्लिश सिंधी और हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। वो उसने नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम चस्का रखते हैं। अच्छा। अचानक से मीटिंग में बैठे ऐसे आया। स्निग्धा इसका पार्ट रही, दिशा इसका पार्ट रही, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अंजुम इसका पार्ट रही, जिन्होंने ऑडियो चस्का कोई कंप्लीट नाम दिया। एंड 2011 में हमने इसका एक सोशल पेज बनाया, यूट्यूब पेज बनाया, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम उस टाइम पर इतना नहीं था एक्टिव, फेसबुक पे एक पेज बनाया। देन तब हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी शुरू की। हाँ, ऑल्दो हम अपनी जॉब में थे, हम इसको ज़्यादा नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, हम उतना सपना हमारा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं डटी रही कि नहीं, ऑडियो चस्का नाम आ गया, अब तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही है। फिर मैं फ्रीलांस काम करती थी वहाँ पे दिल्ली में, तो फ्रीलांस जितना भी काम किया वो ऑडियो चस्का के अंडर ही किया, उसी बैनर के अंदर किया। मतलब आपका ये ऑडियो चस्का वहाँ से निकल गया। लेकिन इस जर्नी के तहत इतना कुछ सीखने को मिला। इतने सारे हमने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं उनके लिए IVRs किए, वॉइस रिकॉर्डिंग्स किए, एड्स किए, कार्टून्स किए, कि वो जर्नी मैं भूल नहीं सकती। आपने रेलवे के लिए भी बहुत सारे वॉइस ओवर्स दिए हैं। तो एक तो वो काम आपको कैसे मिला, और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ छोटा सा सुना दीजिए। जैसे देखिए, मैं प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करती थी दिल्ली में, और वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन हाउस वाले हमें चेज करते थे कि आपकी आवाज़ इस प्रोडक्ट के लिए, इस कंपनी के लिए सिलेक्ट होगी, आप ऑडिशन दीजिए। तो हम ऑडिशन देते थे, आवाज़ अपनी सिलेक्ट करवाते थे। उसके बाद सिलेक्शन के बाद मेरी आवाज़ सिलेक्ट हुई। पीयूष गोयल जी जो है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थे, और उनके चैनल के लिए, उनके ट्विटर, यूट्यूब, इस चैनल के लिए मेरी आवाज़ सिलेक्ट हुई। हाँ, थर्ड पार्टी वर्क रहता है ये कि मेरे पास प्रोडक्शन हाउस के जरिए काम आया, तो मैंने वो वॉइसेस किए, और आज भी उनके यूट्यूब चैनल पर एक पूरी लिस्ट है जिसमें मेरी ही आवाज़ में वो चल रहे हैं। रेलवे के लिए क्या वो जो वहाँ पे स्टेशन पे चलती हैं आवाज़ें, उस चीज़ के लिए? नहीं, वो नहीं। जैसे कोई भी रेलवे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है, उसके डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, उन डॉक्यूमेंट्रीज में मेरी आवाज़ जाती थी। ऑल्दो रेलवे के लिए भी मैंने कुछ आवाज़ें की हैं। मैं कंपनी में काम करती थी जिसे आप सब जानते हैं पेटीएम के नाम से। बिल्कुल। और उसका नाम, वैसे जो उसकी मेन कंपनी है वो है 197, ONE 97 नंबर। इसमें हम लोग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट में काम करती थी वहाँ पर। इस कंपनी के जरिए बहुत सारे डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन उनके लिए हमने किया, जैसे वोडाफोन, हच उस वक्त था, एयरटेल, इन सारे जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, इनके लिए हम IVR, जैसे आपने सुना होगा, आपके फोन पे एक आवाज आती है कि ये नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। क्या बात है। तो ये जो आप सुनते हैं, आप जब किसी को कॉल करते हैं तो एक IVR, एक रिकॉर्डेड आवाज आती है, वो आवाज मैंने काफ़ी देर तक उसके लिए, इवन आज भी वो मेरे पास काम आता है प्रोडक्शन हाउसेस के ज़रिए, तो मैं आज भी करती हूँ। तो मुझे फ़क्र है कि मैं पंजाबी आर्टिस्ट के तौर पर दिल्ली में काम करती रही, और आज भी वहाँ से कॉल्स आते हैं कि हमें आज भी पंजाबी आर्टिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, कितना मज़ा आता है वॉइस ओवर देने में?
बहुत मजा आता है, जितना मजा आपको पॉडकास्ट करने में आता है, उससे भी क्योंकि ज्यादा अलग अलग मजा वॉइस आता है। ओवर्स होते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना पड़ता है अपनी आवाज। यस यस। मुझे इसमें हेल्प किया मेरे रेडियो मिर्ची के एक्सपीरियंस ने, क्योंकि रेडियो मिर्ची में एक मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। अहमदाबाद माइका इंस्टीट्यूट है, Okay. इंडिया का सबसे बड़ा जो मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट माना जाता है, बिल्कुल। वहाँ पर जो मेरी 10 दिन की रेडियो मिर्ची के जरिए ट्रेनिंग थी, वो कमाल की ट्रेनिंग थी, कमाल की। उस ट्रेनिंग में मैं पहली बार घर से निकली थी, अकेली फ्लाइट में गई, अकेले वहाँ पर रही 10 दिन। अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से वहाँ पे आरजेस ट्रेनिंग के लिए लोग आए हुए थे जो सिलेक्टेड थे। मैं पंजाब से अकेली थी और बहुत बहुत मज़ेदार ट्रेनिंग थी वो, क्योंकि मुझसे पहले जितने उस भी टाइम पे select नए नए दौर चला था Yes, रेडियो का। yes. हाँ। 2007 की बात है ये, जब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो मिर्ची। और मैं जब अहमदाबाद पहुंची हूँ, वहाँ पर हमें आवाज़ों का फेरबदल सिखाया गया। कितने घंटे आप बात कर सकते हैं, कितनी देर तक आप बोल सकते हैं, कैसी कैसी स्क्रिप्ट्स हैं। इवन आप बिलीव करेंगे, वहाँ पर साउथ के आर्टिस्ट भी थे ट्रेनिंग के लिए, और वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज पंजाबी में बोल रही हूँ। मैं एज अ पंजाबी रेडियो मतलब पूरा इंडिया वहाँ पे पूरा मौजूद है। इंडिया। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि हम अलग अलग भाषाओं के लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। कैसे? वाइब्रेशंस, क्योंकि वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो हम एक दूसरे के क्लोज रख रहे हैं। यस, आज भी वो सब, उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रीम्स में भी जा चुके हैं, चेंज कर गए, एंड वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि तुम आज भी रेडियो वाली ही हो, रेडियो छोड़ती नहीं। मैंने कहा रेडियो मेरी रूह रेडियो हो गई है, मैं नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो मास मीडिया का जो करियर स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भी छोटी सी कहानी है, मेरी हर बात में कहानी निकल रही है। क्या बात है, ये तो चुप्पी रुस्तम है आप। कोई बात नहीं, हम इन कहानियों को जोड़ जोड़ के कुछ बनाएंगे बाद में। बेसिकली बताना चाहती हूँ, मैं एंकर बनना चाहती थी, न्यूज एंकर। बहुत सवार था कि न्यूज एंकर बनना है। जब मैं कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तब भी मेरे पास मास कॉम जर्नलिज्म, मुझे कुछ नहीं पता था कि कोई सब्जेक्ट होता है। ओके। मैंने ग्रेजुएशन सिंपल लिया, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ बचपन से ही। अच्छा, ये भी एक चुप्पी रुस्तम चीज निकल आई है। थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ मैं, 4th क्लास से मैं थिएटर करती रही हूँ स्कूल टाइम से। तब अरुणा मैम ने मुझे गाइड किया, मैं उन्हें अपना पहला गुरु मानती हूँ। स्कूल में थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, और उन्होंने सिखाया कि थिएटर क्या होता है। देन उसके बाद मैंने जब कॉलेज में गई, मैं कॉलेज में जाकर मैंने वहाँ पर कपिल शर्मा, जिसे आप द कपिल शर्मा कहते हैं, वो तो मैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनसे जब गुण सीखे इसके थिएटर के, उन्होंने हमें सिखाया। गुरप्रीत कुग्गी जी पाजी आते होते थे हमारे कॉलेज में रात के वक्त, उन्होंने हमारी प्रैक्टिसेस देखनी। हम 4-4 बजे तक सुबह तक प्रैक्टिस करते थे। माय गॉड। तो वो जो उसमें मेरे कुछ रोल्स थे, इसमें दीपक राजा जी का भी नाम लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो मेरा ग्रेजुएशन का था, दीपक राजा जी ने हमारे कॉलेज में थिएटर प्रैक्टिस कराई थी, तो उनके अंडर मैंने सीखा था। और फिर अगले 3 साल तक मैं जो कपिल जी के अंदर ही मैंने सीखा काम। बहुत बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बारीकियां सिखाई हैं, सोटियां तक मारी हैं हमारे पैरों पे कि ये गलत डायलॉग बोलेंगे तो मतलब पिटेंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने किया। जब वहाँ पर मेरे कुछ रोल्स ऐसे थे, रिपोर्टर का रोल भी था, किसी स्किट में रिपोर्टर का रोल है, तो वो रिपोर्टर करते करते, एंकर करते करते ना, मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं न्यूज़ एंकर बहुत अच्छी बन सकती हूँ। अच्छा। तब वो कीड़ा जगा न्यूज़ एंकरिंग का, और मैं ग्रेजुएशन में शुरू हो गई कि मुझे तो मास कॉम लेना था। मैंने तो सब्जेक्ट्स ही दूसरे ले लिए, तो मुझे तो मास कॉम करना है, क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया कि न्यूज़ एंकर बनना है तो तुम्हें मास कॉम जर्नलिज्म करना पड़ेगा। ये तो अब जाकर समझ आए कि ऐसा कुछ नहीं। तो तब उस वक्त ये भूत सवार था। ग्रेजुएशन करते ही मास कॉम जर्नलिज्म मैंने दुआबा कॉलेज से जालंधर में किया, एंड उसके बाद साथ ही फर्स्ट ईयर में ही मैंने दूरदर्शन में अपना ऑडिशन दिया। घर वाले खिलाफ थे कि नहीं जाना इस लाइन में, मम्मी खिलाफ। अच्छा, एंकरिंग नहीं करनी है, दूरदर्शन में नहीं जाना है, तुम बीएड करो, एमएड करो और किसी कॉलेज या स्कूल में लेक्चरर या पढ़ाओ, अपने टीचिंग लाइन में आ जाओ। मम्मा ये चाहते थे, क्योंकि वो भी टीचिंग लाइन में थे। ओके। तो ये प्रेशर था। पापा वाज लाइक कि ठीक है, जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन सही दिशा में, सही तरीके से, हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं सही कर रही हूँ, मुझे मेरा दिल कह रहा है, बस आप मेरा साथ दो। पापा ने बहुत साथ दिया, मम्मी ने भी साथ दिया, क्योंकि जब मैं पहली बार न्यूज़ करने के लिए गई थी, तब मम्मी थे जो सारे रिलेटिव्स को कॉल करके बोल रहे थे कि अरे निधि की न्यूज़ आ रही है दूरदर्शन पे, देखो। वो एक शौक होता है अंदर से ना कि हमें हमारा बच्चा दिख रहा है टीवी में। मैं शाम को आके पूछ रही हूँ, मम्मा आप तो मुझे सुबह मना कर रहे थे,
कि नहीं जाना, और अभी आप सबको बाद में मुझे सब बता रहे हैं कि आप कॉल कर करके बता रहे हो सबको। न्यूज आ रही है देखो। हाँ, क्योंकि एक लैंडलाइन होता था, उससे कॉल कर रहे हैं सारे लैंडलाइंस पे कि उनको मैसेज दे दो, उनको मैसेज दे दो, इसकी न्यूज आ रही है। अच्छा, तो आपको कैसा फील हुआ फर्स्ट न्यूज जब आपने पढ़ी? फर्स्ट न्यूज वो मेरा एक्सपीरियंस, मैं सिलेक्ट हुई थी हिंदी में। अच्छा, हिंदी के लिए अच्छा। जलंधर दूरदर्शन में हिंदी न्यूज चैनल शुरू करने वाले थे, राज्यों से समाचार करके ऐसा एक प्लेटफॉर्म शुरू होना था। जो कि जब ऑडिशन हुआ, मेरा फाइनल एग्जाम था और मैंने फॉर्म भरा हुआ था। फाइनल एग्जाम देने के बाद बाहर पापा मम्मा खड़े हैं, गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और सैंडविचेस और चाय सब कुछ रेडी है। मुझे वो लेकर जाते हैं, मेरे पेन के दाग लगे हुए हैं लिख लिख कर, पेपर था, फाइनल पेपर था मेरा, और उसके बाद हाथों पे निशान है। मैं फटाफट से, मैंने जो कॉस्ट्यूम पहन, जो भी मैंने पहना हुआ है उसी में मैं जाकर ऑडिशन दे रही हूँ। आई वाज द लास्ट। अच्छा। मैं जब पहुंची, मेरी एंट्री नहीं ले रहे थे वो, कि आप लेट हो गए, अब आपकी एंट्री नहीं हो सकती। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे पापा को, मैंने बोला कि कोई सिफारिश नहीं, मुझे अपने दम पे ये करना है, कुछ भी हो जाए। तो पापा ने बोला ठीक है, एंट्री तो कर लें किसी तरह से। अंदर जाकर हमने उन्हें बोला कि आप मेरा ऑडिशन लेकर देखो बस एक बार। आई वॉज वेरी श्योर कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, क्योंकि हिंदी में था। मेरी हिंदी अच्छी थी शुरू से ही, तो मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया। फाइनली उन्होंने किसी तरह मान गए, बट बहुत मन मार कर, जैसे बैठे हुए थे सब। तो उन्होंने बोला ठीक है आओ बैठो, टेलीप्रॉम्प्टर आता है पढ़ना। मैंने कहा नहीं, मैं पेपर है, मैं वहां से करूंगी न्यूज, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर की कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने पेपर से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि लास्ट थी मैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि नहीं हमने अब टाइम नहीं है। मैंने बोला रिपोर्टर बनोगे, रिपोर्टर बन सकते हो, मैं बाहर से रिपोर्टर हूँ, आप एंकर बन के रिपोर्टर से बात करो। अच्छा। तो बिल्कुल जिस तरह से अभी आप देखते हैं ना न्यूज चैनल में कैसे होता है, एग्जैक्टली वैसे करवा रहे हैं वो। अच्छा। मैंने वैसे सवाल ऑडिशन पे सवाल लिए, वो सामने से बोल रहे थे रिपोर्टर बनकर, और मैं एंकर बनकर उनसे पूछ रही थी। मैं चली गई, बाहर आ गई, हो गया ऑडिशन, बाहर आ गए। 5-6 दिन बाद मुझे बहुत बस ऐसे होता रहा कि क्या होगा रिजल्ट। 5-6 दिन के बाद पता चलता है कि 120 to 150 लोग थे, उनमें से सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई। ओह माय गॉड। और मैं सिर्फ अकेली, मैं ही थी लास्ट हूँ न्यूज एंकरिंग के लिए, हिंदी न्यूज के लिए सिर्फ मैं सिलेक्ट हुए। लेकिन जो भी कह ले बदकिस्मती कि वहां पर, बदकिस्मती ये कि वहां पर हिंदी चैनल शुरू नहीं हुआ। अच्छा, हुआ ही नहीं कभी फिर वहां पर? फिर वो वाला चैनल चंडीगढ़ में शुरू हुआ। अच्छा। मुझे यहाँ पे पूछा गया पंजाबी बोल लोगे? मैंने कहा हाँ मदर टंग है पंजाबी, बट हाँ फ्लो में नहीं है, क्योंकि मैं घर पे भी नहीं ज्यादातर बात होती थी। तो मैंने कहा हाँ बोल लूंगी। ओके। तो कहते ठीक है प्रैक्टिस करो। मैंने पंजाबी की प्रैक्टिस की, 1 महीना मैं वहां पर जाती रही, रोज न्यूज देखती थी किस तरह से जसबीर मैम बोल रहे हैं, रमन जी बोलते थे, सर बोलते थे, उनको देखना सुनना, रोज सजरी सवेर में जाना देखना। देन सुनकर गलतियां की बहुत, शुरू में बहुत सिखाया सबने। तो मैंने पंजाबी न्यूज जलंधर दूरदर्शन से शुरू की 2003 में। क्या बात है। एंड फिर उसके बाद तक चला वो सिलसिला? 2003, 4, 5 3 साल तक यहाँ करती थी। एंड साथ 2 साल चंडीगढ़ में हिंदी से जो समाचार शुरू हुए थे, राज्यों से समाचार, जिसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड थे जलंधर से, सोडी सर ने वहाँ पे मुझे मौका दिया, वहाँ भी मैंने हिंदी में न्यूज की। तो अच्छा, आपने पीटीसी में भी काम किया है, वो क्या आपका वाकया रहा? कहाँ, मतलब आपने चंडीगढ़ में किया या दिल्ली में जाके किया? मैं जलंधर दूरदर्शन से फिर चंडीगढ़ दूरदर्शन, ये सफर रहा। मीनवाइल बीच में मुझे रेडियो मिर्ची के बारे में पता चला कि रेडियो के लिए हमारे कॉलेज में ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैंने वो कॉलेज में वैन खड़ी थी, वो भी वैन, उसमें जाके मैंने ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट हो गए। तो मेरी जर्नी रेडियो की तरफ हो गई। मतलब पहले आप एंकर बने, बाद में आरजे बने? बाद में आरजे बने। तो आरजे बनने के बाद फिर अचानक से एक दिन पता चलता है कि बीच में शादी का हो गया, शादी हो गई। तो बीच में वो भी जब हम जलंधर से थे, हस्बैंड को आज तक में उनकी जॉब हो गई। तो अब मैं यहाँ तो रह नहीं सकती थी कि वो अपना जून में चले गए थे, और मैं फिर अगस्त तक फिर मैंने रिजाइन दिया। एंड उसके बाद मैं पीटीसी में, वहाँ पर मैंने दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया। तो वहाँ न्यूज एंकरिंग की 1-1.5 साल अच्छे से मजे से फ्रीलांस, और साथ पढ़ाई भी कर रही थी। एमफिल किया मैंने। एमफिल एंड मास्टर, मतलब सिलसिले आपका पैरेलली सारी चीजें चल रही थी, सब कुछ साथ चलता रहा। और मेरे पास टाइम ही नहीं था, जैसे किसी भी चीज के लिए होता ना यार, थोड़ा सा मजा कर लें, घूम लें, फिर लें, वो टाइम नहीं था बिल्कुल। क्योंकि अक्सर देखा जाता है आफ्टर मैरिज जो लड़कियां अपना करियर चूज कर रही होती हैं, आफ्टर मैरिज वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन आप उसको पैरेलली लेके चल रहे थे। देखो
वो मैं तभी चल पाई जब पेरेंट्स और आपका जो लाइफ पार्टनर है ना वो आपको सपोर्ट करे। मतलब फैमिली सपोर्ट आपको बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली सपोर्ट ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, सपोर्ट जो करते हैं वो दिख जाता है। अगर एक फीमेल आफ्टर मैरिज भी सक्सेसफुल है तो उसका फैमिली सपोर्ट है तभी वो सक्सेसफुल है, वरना वो नहीं हो पाती। हाँ, कितना सपोर्ट है कितना नहीं ये बात का मीटर तय होता है, लेकिन हाँ बिना सपोर्ट के, खासकर आपके पार्टनर के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट, तभी मैं आज यहाँ कपिला क्रिएटर में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। चलिए अभी हम दोबारा थोड़ा सा इसको पीछे लेते हैं, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। आपकी जर्नी रही कि ऑडियो चस्का से आपने बताया, तो अभी जो आपका मिशन है ऑडियो चस्का को लेकर जो आप कर भी रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल। बेसिकली आज मेन आप सबके सामने ये बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियो चस्का ने जो भी जर्नी तय की है, IVR की है, वॉइस ओवर्स की है, डॉक्यूमेंट्रीज की है, किसी भी तरह की कार्टून के लिए आवाज़ों की बात हो या डबिंग की बात हो, हर फील्ड में अपनी आवाज़ों के जरिए लोगों तक पहुँचे हैं। लेकिन अब आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का हमारा जिम्मा है, नॉट हमारे वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ, इवन डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप रेडियो जॉकी बनना चाहते थे बन नहीं पाए, वो ख्वाब रह गया बीच में अधूरा है, उसे पूरा करना चाहते हो, या फिर आप कभी भी एंकर बनना चाहते थे बन नहीं पाए, उस ख्वाब को देखा है उसे पूरा करना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हो कि किस तरह से बना जा सकता है, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के आपको ट्रेनिंग देते हैं, यूथ को ट्रेनिंग देते हैं। मैं सबकी इसलिए बात कर रही हूँ। आपकी क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन? ऑनलाइन हम क्लासेस लेते हैं, जिसमें सिर्फ 5 दिन की क्लास लेती हूँ। 5 दिन की क्लास है जिसमें इन 5 दिनों में जितना बेसिक सब कुछ चाहिए, और उस बेसिक में मुझे लगता है एडवांस ही सब बताया जाता है। अच्छा। उस बेसिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर आप अपने आप नहीं कर पाए ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास क्या मीडिया स्टूडेंट्स आते हैं या अदर प्रोफेशनल्स? मेरे पास आप बिलीव करेंगे 8th क्लास से लेकर, मतलब 8th क्लास के बच्चे की क्या एज होगी, 13-14 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बच्चे, जो हमारे जो जवान बच्चे हैं वो भी आते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारे महाराष्ट्र से 55 इयर्स की एक लेडी थी, उन्होंने क्लास लगाई। अभी गुजरात से एक 50 इयर्स की लेडी थी, उन्होंने क्लास लगाई। 60 ईयर के एक मेल मेंबर हैं जो चाहते हैं कि वो क्लासेस में आए, वो ऑफलाइन क्लास चाहते हैं। वो कब क्लासेस में आप मतलब क्या ट्रेनिंग सेशंस कैसे देते हो, मतलब किस तरीके से रहती है सारी चीजें? देखिए, हमारे इस लाइन में ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका डिक्शन वो कैसा है। डिक्शन में आप शब्द किस तरह से बोल रहे हैं। आप हिंदी बोलें, पंजाबी बोलें, इंग्लिश बोलें, कोई भी ज़बान में बात करें, लेकिन उस ज़बान में आपके शब्द सही होने चाहिए। और अगर जैसे ये ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे शब्द सही हो, मेरी हिंदी में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं क्योंकि हम शुरू से पंजाबी माहौल में रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे सारे शब्द सही होते हैं। मेरी भी बहुत सारे हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वो हम सिखाते सिखाते हम उसे भी सुधारते हैं, और कम से कम जो गलतियां मैंने की है वो मेरे स्टूडेंट्स ना करें, आगे जनरेशन्स ना करें, इसलिए उनको वो सिखाया जाता है। डिक्शन पे काम किया जाता है, आपका प्रोनाउंसिएशन पर काम किया जाता है मेन। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टोनालिटी। अच्छा। किस तरह से बोलना है, रेडियो में कैसे बात करनी है, एंकरिंग में कैसे बात करनी है, आप लाइव स्टेज कर रहे हैं तो उस पर कैसे बात करनी है, पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें कैसे बात करनी है, आपका जेस्चर कैसा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आपका फेस कैसा हो, आपकी आईज मूवमेंट कैसी हो, जब आप टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े न्यूज तो तब कैसा हो। न्यूज के लिए बिल्कुल डिफरेंट जेस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, आपका सलीका अलग होता है। तो ये सारी चीजें तो ये सिखाई जाती है। साथ ही साथ उनको वॉइस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें योगा के जरिए, कुछ मॉड्यूलेशंस के जरिए, कुछ आसनों के जरिए उनको बताया जाता है कि आवाज़ को किस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, पतली आवाज़ को मोटा कैसे करना है, मोटे को पतला, बैलेंस कैसे करना है। आपकी आवाज़ में 3 तरह के लेवल्स होते हैं, ठीक है, मंद्र, मध्य, सप्तक, वो किस तरह से उसको सेटिंग करनी है। आपके आवर्स की क्लास रहती है? ये 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन वो 1 घंटा कब 1.5 से 2 घंटों में तब्दील हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता। तो 5 दिन ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है ऑनलाइन, और बहुत अच्छा कोई आपके इसमें कोई क्राइटेरिया भी रहता है? जैसे आपने कहा कि 8 साल से लेके और 60 इयर्स तक आप ये चीजें करा रहे हो, है ना, एज ग्रुप के, तो क्या अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं कि 8 साल से 12 साल तक के ये होना है और उससे ऊपर ये होना है, इस तरीके से, या सब एक साथ ही होते हैं? नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सपनों को
पूरा करने के लिए कोई क्राइटेरियाज में बांध नहीं सकते हैं। सपने खुली हवा में खुली आंखों से देखने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो पहले दिन क्लास में आएगा वो 5 दिन तक अगर आएगा तो क्लास लेगा। Okay. अगर एक भी दिन क्लास मिस कर दी तो वो क्लास में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, फिर मतलब उन्हें दोबारा पहले दिन से ली, दूसरे दिन छोड़ दी, तीसरे दिन आ गए, नहीं आ सकते मैं मतलब। बताती हूँ, पहले दिन हमारी क्लास में कई बार 25 बच्चे होते हैं, 18 बच्चे होते हैं, और जब लास्ट सेशन रहता है ना तो 4 से 5 रह जाते हैं। Okay. क्योंकि मैं होमवर्क बहुत देती हूँ, सीरियसली, क्योंकि आप पर ही होमवर्क करना है ना, आपको ही अपने आप को ठीक अपने करना ऊपर, है। हाँ तो बिल्कुल। अगर मेरा सुनने से अगर कोई आरजे बन जाएगा तो अभी आप सुन रहे हो, बन जाओ आरजे, कल से अपने शो शुरू कर लो। लेकिन अगर बहुत जब सारी तक चीजें आप होती अपने हैं। ऊपर काम नहीं करोगे, अब आप सेम लाइन में हो, बिल्कुल। आप एंकर हो, आप आवाज की दुनिया में भी जुड़े हुए हो, सब काम करते हो, मीडिया में भी आप जाते हो, बाहर लोगों से मिलते हो। आप बताओ, जब तक आपने ये चीज सोची नहीं थी कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो मैं आई थिंक कभी कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ एज अ एंकर या एज अ पॉडकास्टर कभी काम करूंगी, कभी भी नहीं माइंड में आया कि हाँ ये करना है। लेकिन एक दिन बस भूत सवार हुआ बस कि करना है तो करना है, तो ऐसे ही होना चाहिए। और ये भूत सवार मुझे लगता है हो जाना चाहिए, आना चाहिए भूत सब में, ये वाला जो अपने सपनों का कीड़ा पूरा करने का भूत है ना, वो सब में आना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि हम जॉब्स में हैं, हम घर की जिम्मेदारियों में हैं, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, आप हमें सिखाइए कैसे हम बोल सकते हैं। एंड दे आर रनिंग देयर ओन चैनल्स। मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि ठीक है, एज निकल गई, आप रेडियो चैनल में नहीं जा सकते, वहाँ के क्राइटेरियाज है, आपकी एज निकल गई, आप नहीं कर सकते आप, लेकिन अपना चैनल तो आप रन कर सकते हो ना। अभी तो एआई का जमाना है, स्क्रिप्ट्स आपको बनी बनाई मिल सकती हैं, बोलना तो लेकिन आपको बहुत पड़ेगा, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं। आप अपना चैनल रन कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए, आपके पास इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप उस पर आए, अपने चैनल पे अपने शोज बनाओ, लोगों से जुड़ो, जितना मर्जी वास्ट लोगों से जुड़ सकते हो, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा निधि जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मजा भी आ रहा है, नई नई चीजें पता लग रही हैं। लेकिन अभी एक माइंड में एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे कि हर कोई जो इंसान है वो पॉडकास्ट कर रहा है, पॉडकास्ट को लेके बहुत सारे लोगों के ना मिथ्स ये रहते हैं कि पॉडकास्ट में ये होता है, पॉडकास्ट में ऐसी चीजें आती है। तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से एक ये चीज जानने की कोशिश करूंगी कि पॉडकास्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो पॉडकास्ट ना वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये हमने बना दिया क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे भीड़ चाल बहुत है। पॉडकास्ट अगर आप कहीं भी सर्च करें, चैट जीपीटी का जमाना है भाई, आप अभी डालें पॉडकास्ट, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि पॉडकास्ट is not for video. This is totally, it's a audio version, it's a audio word. Podcast होता ही है कि ऑडियो सुनना। आपने कुछ इसी तरह से बातचीत की, एक्चुअली स्पॉटिफाई जब आया था ना, वहां से शुरू हुआ ये, वहां पे नाम दिया गया था, वहां पर नाम दिया गया क्योंकि पॉडकास्ट नाम था। स्पॉटिफाई ने जब विजुअलाइजेशन कर दिया, विजुअल्स कर दिए, उसको वीडियो फॉर्म में कर दिया, तो लोगों ने वो सुनने के साथ साथ देखना शुरू कर दिया, और वहां से इंटरव्यूज बेस शुरू हो गया। बेसिकली रेडियो का वर्ड है ये, ऑडियो का वर्ड है, जहां पर हम ऐसे इंटरव्यूज करते हैं और या फिर अपने किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, उसे आप सुन सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से। आप रेडियो पर एक सब्सक्राइब करते हो चैनल, और उसको अपनी मर्जी से कि आज मुझे ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है, उस तरह से आप सुन सकते हो। जो मैं इस वर्ड को समझती हूँ कि पॉडकास्ट इज अ टोटली ऑडियो वर्ड, और अभी धीरे धीरे वीडियो फॉर्म में से तब्दील कर दिया गया है। और हम सभी पॉडकास्ट को ये सोचते हैं कि हमें वीडियो फॉर्म में इंटरव्यूज करनी है, यही पॉडकास्ट है, अदरवाइज ये इंटरव्यू ही है, लेकिन हमने इसे पॉडकास्ट का नाम दिया। मैं यही अपने दर्शकों को समझाना चाह रही थी कि एक्चुअल में पॉडकास्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास क्वेरीज भी आती हैं कि पॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, एक्चुअल में क्या चीजें पॉडकास्ट में कराई जाती हैं या होनी चाहिए, तो ये चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल, पॉडकास्ट में बेसिकली देखिए, अभी तो हम अगर वीडियो फॉर्म की बात करें पॉडकास्ट में, तो सबसे पहला यूथ को ये समझना है, या जर्नलिज्म या मास कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि इसमें आपका जेस्चर, आपका द वे यू आर स्पीकिंग, the way you are treating yourself in front of the camera, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे किस कैमरा को देखना है, कितना एंकर को देखना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने वजन में उन शब्दों को आप ले रहे हैं, किस तरह से उसे परोस रहे हैं, किस शब्द पर कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आप कितना ना वही वजनदार कितनी है आपकी बात चाहे हल्की हो, लेकिन किस तरीके से आपने कही, ये बहुत लाजमी इम्पोर्टेंट है। आप कौन से उर्दू के शब्दों को ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप हिंदी के ज्यादा शब्दों को यूज कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू।
कि आप अपने पॉडकास्ट को किस तरह से इम्प्रोवाइजेशन करते करते किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सबसे जरूरी है आपकी ऑडियंस को समझना कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस समझ आते ही आपकी भाषा, आपकी जबान, आपका डिक्शन, आपका टोन, सब कुछ उस हिसाब से हो जाता है। तो हमारे पॉडकास्ट का लहजा भी यही है। अब एक शब्द है लहजा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी क्लास में हमेशा इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। लहजा होता है कि लहजा होता है, इसमें पूरी दुनिया कंफ्यूज है। जो उर्दू के माहिर हैं वो तो जानते हैं, लेकिन हम उर्दू के माहिर तो नहीं, लेकिन कुछ शब्दों को हमने पकड़ लिया है और अपनी भाषा को, अपने तरीके को, अपने कहने की बात को थोड़ा सा सुधारने के लिए इन शब्दों को यूज करते हैं। तो लहजा वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है आपका बोलने का तरीका। लहजा, जा, इसमें जा यूज किया जाता है। जो लहजा वर्ड होता है वो होता है दैट मोमेंट, क्षण। वो क्षण कौन सा है? वो पल। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं अरे उर्दू है तो लहजा ही होगा, ऐसा नहीं होता। हर शब्द की बारीकी के नीचे जो है वो ज के नीचे जो बिंदी आती है, नुक्ता जो आता है, जा नहीं लगाना इसमें। जो हमारा बोलने का तरीका है, उच्चारण जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज लहजा। तो एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लास का पहला टिप हमने दे दिया है। बहुत सही है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द सिखाए जाते हैं वहाँ पर, जितने मुझे आते हैं। मैं हमेशा क्लास में यही कहती हूँ कि जो मुझे आता है मैं वो सिखा रही हूँ। हो सकता है जो मुझसे बहुत गुणी बैठे हैं वो मेरी बात से ना, उनका जो समझ ना बैठे कि नहीं ये गलत सिखा रही है, कम सिखा रही है, मैं और ज्यादा सिखा सकते, तो यू आर मोस्ट वेलकम। पर जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपने 22 साल के करियर में सीखा, मैं वो देने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। और ये वादा जरूर है कि लाइफ टाइम तक, अपने सांस तक मैं फ्री क्लासेस ही देती रहूंगी। क्या बात है। बट एक चीज और बताना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। फ्री ना लोग हजम नहीं करते हैं। हमने फ्री क्लासेस बोला सबको, मैं सबको बोलती हूँ मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ क्लास लगाने, लेकिन हमें फोर्सफुली आप बताइए 5 क्लासेस के बाद आप कितने चार्ज करेंगे? आप प्लीज बताइए, हमें और क्लास लगानी है मैम, आप प्लीज बताइए। कुछ रिस्पेक्टफुली भी बोलते हैं कि प्लीज मैम हमें कुछ देना है, गुरु दक्षिणा देनी है, तो इस तरह से भी बोलते हैं। तो वो अच्छा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं नहीं फ्री में आप कुछ सिखाओगे नहीं, लास्ट डे ना आप बड़ा हैम्पर लेकर आओगे और बोलोगे ये 2000 का 4000 का आप लेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। ये एक मैं उस यूथ के लिए, उन लोगों के लिए, उस कैटेगरी के लिए कर रही हूँ जो वाकई इस लाइन में जाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जा रहा है उससे प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब थ्योरेटिकली, हाँ बिल्कुल थ्योरेटिकली हमने भी बहुत सारी चीजें अलग पढ़ी हैं, जब प्रैक्टिकल करके देखा तो वो अलग निकला, बिल्कुल अलग निकला। पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप मार्केट में कर रहे हैं वो जमीन आसमान का फर्क है, मुझे तो लगा। बाकी आप सब ज्यादा आपने इतने लंबे करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव चीजें देखी हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी तब जो जर्नलिज्म मीडिया है वो एक अलग रूप में था, लेकिन अगर हम आज 2025 की बात करें तो ये बिल्कुल ही टोटली ही चेंज है। तो आपके माध्यम से क्या फर्क आया तब से लेके अब तक? मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी जो हमने पहले कहा कि अब जैसे पॉडकास्ट ऑडियो वर्जन से वीडियो वर्जन बन गया, एग्जैक्टली यही चेंज आया। अब रेडियो भी दिखाई देने लगा है। अब पहले तो हम सिर्फ आवाज़ सुनते थे। मैं यूएस के रेडियो स्टेशन में मैंने 12-13 साल काम किया है, आज भी जुड़ी हुई उनके साथ। तो आज भी वहाँ के लोगों को क्रेज है कि ये पुराने पन्ने का शो जो चल रहा है ये किसकी आवाज में है, हम उन्हें मिलना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो उनकी वीडियोस नहीं आती कहीं पे, मैं वीडियोस नहीं डालती उसकी। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। आज का मीडिया ये है कि आप जो भी कर रहे हैं ना आप दिखाई दें। आपकी ज्ञान जितनी भी इंद्रियां है ना, खासकर आपकी आंख, आपके कान और आपका चेहरा, आप जो भी दिख रहे हैं ना वो सामने होगा तो लोग आपको जल्दी से फॉलो भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मतलब जो दिख रहा है वही चीज जो दिखता है वो दिखता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही तो आप बताएं मुझे कपिला जी, आप भी इतनी देर से इस लाइन में हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सही जा रहा है? रेडियो रहना चाहिए? नहीं, रेडियो जब हम देख लेते हैं ना
तो वो चीज रहती नहीं है, वो फील नहीं आता। लेकिन जब हम, क्योंकि हर रेडियो होता है सुनने के लिए, Yes. और कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मूड ऑफ है, रिलैक्स होना है, तो हम रेडियो ऑन करते हैं, है ना, और गाने सुनते हैं। मैं तो ज्यादातर स्पॉटिफाई सुनती हूँ, हाँ। क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन नहीं है, नहीं कई कई चीजों में है, लेकिन हम खुद विजुअल्स तो हम उसको सोचते हैं और रिलैक्स करते हैं आइज बंद करके, वो बहुत मजा आता है Yes. करने में। ये फर्क है। लेकिन आजकल रेडियो जब दिखाई देने लग गया है ना, चाहे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें दिखाई देने लग गया, दिखाई देता वो है, फील हाँ। वाली बात नहीं आती। नहीं आती, मजा नहीं आता। हाँ ठीक है, कभी कभार आप एक दो वीडियोस में हाँ। आए, लोगों तक पहुंचे कि ठीक है मैं आपके साथ इस तरह से शो करती हूँ, स्टूडियो में इस तरह से बैठते हैं, वो एक बताना कि हम कैसे काम करते हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन देखिए रेडियो क्या है, एक बैकग्राउंड पर चलता हुआ एक मीडियम मानती हूँ मैं, और आप विजुअल कर रहे हो, आप आंखें बंद करके आप किसी की आवाज सुन रहे हो, उसमें खो जाओ कि उसने क्या पहना होगा, कैसे हाँ, वो दिखते बहुत ही होंगे, मजा आता है। क्या बोल रहे हैं वो। हाँ। आप बिलीव करेंगे, जब मैं रेडियो मिर्ची में थी तो हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ पर। मैं आज भी उसकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं रेडियो मिर्ची का पार्ट रही हूँ, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई थी कि आप लोगों से बात करो। रेडियो इज नॉट अ मीडियम की जहाँ पर आप अपनी बात को सुनाने नहीं आए हो। न्यूज़ सुनाने आते हैं हम, न्यूज़ जो हो रहा है आसपास वो सुनाने आते हैं, बता रहे हैं कि यही सच है। लेकिन रेडियो उनको बिलीव कराने के लिए आ रहे हैं, ट्रस्ट करा रहे हैं कि आपको पता है कि आपके आसपास कुछ हो रहा है, इस तरह से बात करनी है जैसे उसे लगे कि यार मेरे से बात हम इधर उधर देखने भी लगते हैं, अच्छा यार उन्होंने कहा, क्या पता कुछ हो रहा हो। इवन हम बिलीव करेंगे, हम तो इस तरह से बात करते थे, हेलो रेड शर्ट वालों मेरी बात सुनो। अच्छा, हर बंदा ये सोचता है यार मैंने तो नहीं पहनी। यस, और जिसने पहनी वो कहता अरे मुझसे कैसे बात करे, मैं कहाँ दिख रहा है। तो ये होता था, और ये सच में आप जब रेडियो फील करेंगे तो रेडियो की दुनिया से आप अपने आप को अलग समझ ही नहीं पाएंगे, पूरी तरह से उसमें आप घुल जाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से आप उसमें अंदर ही घुस जाएंगे, बिल्कुल खो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही हो रहा है सारा कुछ, ये सारी चीजें हैं। अच्छा निधि जी, आपकी कुछ बातें जो हैं, क्योंकि आप छुपी रुस्तम तो है ही हैं स्टार्टिंग से ही, जब से हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो कुछ चीजें मेरे को पता चली हैं, चाहे मैं इंटरनेट के थ्रू पता लगी या किसी के माध्यम से पता लगी, वो ये कि आपने इमरान हाशमी, जो हमारे बहुत ही उम्दा किस्म के जो एक्टर हैं, उनके साथ आपने एक फिल्म करी है। नहीं, उनके साथ तो नहीं की, मतलब लेकिन मतलब पार्ट रही है उनका। हम तो यही मानेंगे कि आपने उनके साथ ही फिल्म करी है। एक फिल्म आई थी आई थिंक 2017 में, रश्क फिल्म आई थी, तो आपने उसमें छोटा सा रोल था वो किया था। तो वो आपको कैसे मोमेंट मिला, कैसा वो रोल मिला और कैसा रहा वो? बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, छोटा सा रोल था बिल्कुल, लेकिन हाँ वो मेरे करियर की शुरुआत थी बहुत अच्छी। और उस शुरुआत में मैंने NSD घूमने गए थे हम लोग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे मूवीज़ के। तो मेरे पेरेंट्स साथ में थे, इन-लॉज थे मेरे साथ, तो वहाँ पर वहाँ पर एक कास्टिंग डायरेक्टर था, तो मैंने उनके पास गई, मुझे जैसे आदत है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैमराज लगे हैं, तो मैं फटाफट से ओके ये कुछ तो हो रहा है, कुछ खास, मैं देखने के लिए गई। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशंस हो रहे हैं यहाँ पर NSD में, यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनके ऑडिशंस के लिए आए हैं, तो मूवी है एक। ठीक है, हम चले गए, ना जाने उसके मन में क्या आया। आज भी मैं उनको जानती हूँ, बहुत प्यार से मुझसे बात करते हैं, कभी भी मेरी फ़ोन पे बात हो। मोंटी बावा उनका नाम है, कास्टिंग डायरेक्टर, बड़ा नाम हो गया बॉम्बे का, खुद एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या करती हैं, तो मुझे बुलाया दोबारा। मैंने कहा मैं उस टाइम PTC में एज अ न्यूज़ एंकर काम करती थी, तो मैंने कहा मैं PTC में काम करती हूँ। तो कहते हैं अच्छा आप न्यूज़ पढ़ती हैं, हमें रिपोर्टर ही तो चाहिए। अच्छा, तो रिपोर्टिंग कर लेंगे? मैंने कहा हाँ मैं तो थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं कर लूँगी, सब कुछ करूँगी। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया। हार्डली 12 सेकंड का रोल है वो, ऑन द स्पॉट ही सारा चीजें मैनेज हुई। तो 12 सेकंड का रोल है, छोटा सा रोल है, लेकिन वो एक ऐसी शुरुआत थी कि उसके बाद मैंने 1-2 सीरियल्स किए, बट हाँ बहुत ज़्यादा लंबे सीरीज नहीं कर पाई। वो शायद किसी को सीरियल्स पता भी नहीं, धार्मिक सीरियल था, तो बाबू साहब भगवान पर उन पर किया। देन उसके बाद सावधान इंडिया में भी थोड़ा सा कुछ काम किया, फिर एक वेब सीरीज अभी आई थी उसमें काम किया, ZEE5 पर आई थी उसमें काम किया। मतलब जब दौर बदला फिल्म के बाद, जब ऑनलाइन इंटरनेट ज्यादा बूम में था, है ना, तो वेब सीरीज शुरू हो गई, तब भी आपने बहुत सारी वेब शॉर्ट मूवीज नहीं, मैंने वेब सीरीज बहुत ज्यादा नहीं की है। मेरा मेन काम IVR, वॉइस ओवर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इवन एड्स फिल्म्स में आवाजों को किस तरह से ऊपर नीचे करके आप अपनी आवाज देनी है, डबिंग्स कैसे करनी है, कार्टून्स में किस तरह से आवाज देनी है,
वो मैंने किए हैं। तो मेरा काम उसमें ज़्यादा रहा है, रेडियो में और एंकरिंग में ज़्यादा रहा है। लेकिन हाँ, मौका मिलता रहा जब जब अपनी एक्टिंग दिखाने का भी, तो करते तो रहे। मतलब अपने मौके की तलाश में आप हमेशा रहते थे कि हाँ मिला और उसको ग्रैब किया और बस। आज भी मैं सारे यूथ को यही बोलती हूँ, जो भी हमारे पास इंटर्नशिप के लिए हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस में आते हैं, उनको हम यही बोलते हैं कि मौका छोड़ो मत। शायद वो भगवान खुद चलकर आपके पास आता है, तो उसे ना ऐसे भेजो मत, खाली हाथ मत भेजो, उसके साथ चल पड़ो, तो जरूर करो। और हाँ, डेफिनेटली एक्टिंग वाला जो कीड़ा है वो कभी मरता नहीं है, तो मेरा डायरेक्टर वाला कीड़ा जाग गया है वो, तो उसके जरिए मैं बहुत सारे एक्टर्स को साथ लेकर कुछ ऐसा शुरू करने वाली हूँ जिसके जरिए हम शॉर्ट मूवीज का जमाना है। चलो इसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे पहले का दौर था, दूरदर्शन से आपकी जब स्टार्टिंग हुई थी, तो वो एक न्यूज जब आप पढ़ते थे, वो एक दौर ऐसा था कि बहुत नरमी से, बहुत आराम से न्यूज पढ़ी जाती थी। फिर धीरे 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 इसमें बहुत सारे बदलाव आए, इतने सारे चेंजेस आए। आज अगर हम कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तेज आवाज, शोर शराबा, मतलब ऐसा लगता है कि बंद कर दो, मत ही देखो, है ना। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, अब न्यूज चैनल ना अखाड़ा बन चुके हैं। उन्हें टीआरपी चाहिए, उन्हें फॉलोअर्स चाहिए, उनकी रेटिंग ज्यादा चाहिए, उनके कितने लोग ज्यादा से ज्यादा उनको देख रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। छोटी सी बात को कितना छोटी बात का बतंगड़ बनाना आज के न्यूज चैनल हमें सिखा रहे हैं। लेकिन मेरी शुरुआत जब हुई थी न्यूज एंकरिंग में, या मैं आपकी शुरुआत की बात करूंगी, आपने एज अ न्यूज एंकर शुरुआत की है, देखे मैंने आपके न्यूज शोज, तो हम बड़े आराम से, हलीमी से, बहुत प्यार से, सादगी के साथ जो न्यूज है उसको उस तरह से बता रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए। चिल्लाकर हम न्यूज को, न्यूज नहीं, वो तो फिर एक मतलब शोर मचा रहे हैं कि ऐसा हो गया। अरे भाई, हमारे घर में थोड़ा ना हुआ जो इतना शोर मचा के, आराम से बताओ ना, और बहुत प्यार से बताओ ताकि लोगों को ट्रस्ट भी बने और वो उनको समझ भी आए। जब तक 4 लोगों को बिठाकर फाइटिंग नहीं हो जाती, कुर्सियां नहीं उठ जाती, या एंकर जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलता कि अरे आप चुप करिए, अब इनकी बारी है ये, तो तब तक मुझे नहीं लगता कोई चैनल हम स्टे करके बैठते हैं। लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग भी ये सब चीजें देखना चाह रहे हैं। पर वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, कि लोग चाह रहे हैं ये चीज देखना, तो वो मीडिया में दिखा रहा है ना उस चीज। बट ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है आज के यूथ को समझना चाहिए कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बड़ी है। निधि कुलपति, एक ऐसा नाम जो मेरी आइडल रही है, मेरी भी आइडल रही है। यस, उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर ही मैंने चूज किया कि नहीं, मुझे ना न्यूज एंकर बनना है। और अभी उनकी रिटायरमेंट हुई है जस्ट पिछले हफ्ते। बिलीव करेंगे आप कि वो आज भी उसी सादगी से ही न्यूज करती रही, लास्ट वीक तक भी उसी सादगी से न्यूज करती थी, कोई शोर शराबा नहीं, सिंप्लिसिटी, और बिल्कुल वैसी की वैसी लगती रही। तो क्या उनके चैनल नहीं चल रहे? निधि कुलपति का नाम आज मैं यहाँ ले रही हूँ, मुझे नहीं लगता यूथ जानता होगा। यूथ नहीं किसी चैनल को नहीं जानता, किसी न्यूज एंकर का नाम नहीं जानता। जिसे न्यूज एंकर बनना है वो न्यूज एंकर्स के बारे में पढ़े, वो किस तरह से काम करते हैं। हाँ, आज तक के जो लाउड एंकर्स हैं, या जी न्यूज के अगर कोई लाउड एंकर्स हैं, या रिपब्लिकन, मैं चैनल्स के नाम ले रही हूँ क्योंकि ये चैनल्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज देते होंगे, लेकिन ये लड़ रहे हैं खुद से भी, है ना। तो अच्छा मेकअप, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी न्यूज के साथ आप अगर अच्छे से आराम से बात भी करेंगे तो न्यूज तब भी समझ आएगी। लेकिन जोर से, लाउड, चिल्ला कर बोलने से न्यूज नहीं है वो। मतलब वही आपने कहा, अखाड़ा बन चुका है, मतलब तब्दील हो चुकी है और बहुत सारी चीजें, चेंजेस आ चुकी हैं। वो मैंने कहा ना कि चैनल्स को देखने का मन भी नहीं करता। न्यूज बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिस वे में वो बताते हैं उस चीज को, वो मन नहीं करता। नहीं करता मन, हम देखते नहीं। मैं न्यूज नहीं देखती, मैं न्यूज सुनती हूँ। 1-2 न्यूज सुनी और उसके बाद बंद, बस दैट्स इट। मतलब मेरा मन ही नहीं करता कि न्यूज चैनल देखूं, क्योंकि इतना शोर है, इतना शोर है। अच्छा, मीडिया में अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे जब अपना करियर चूज कर रहे होते हैं ना, तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, उनका मानना है कि हमें ये चूज करना है, तो हमें या तो एंकर बनना है या फिर हमें आरजे बनना है। तो क्या सिर्फ इसमें 2 ही फील्ड्स रह गई हैं? नहीं, आपको भी पता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो भी हमें यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें जानेंगे, वो ये समझ लें कि इस फील्ड में बहुत बहुत वास्ट डायरेक्शंस हैं जिसे जानना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ रेडियो जॉकी या फिर एंकर बनने के लिए इस लाइन में मत आएं। और अगर आप इसी 2
जो फील्ड है इसको चूज कर रहे हैं, तो आपको रेडियो जॉकीज के 10 नाम पता हो, मैं आपको ये बोलूंगी जरूर, कोई 10 नाम जिनके शोज आपने सुने हो, वो किस तरह के शोज करते हैं, आप उनके 10 अगर आरजेस को आप सुन रहे हो ना, तब भी आपको इस फील्ड की नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह का कंटेंट होता है, किस तरह के डिफरेंट शोज होते हैं, कैसे हर शो के गाने चूज किए जाते हैं। हर शो में हर तरह के गाने नहीं बजते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसे एंकर्स के लिए न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ एंकर कम से कम कोई 10 नाम आपको खुद पता है, ये जानिएगा। अपने आप को खुद पहले तलाशना जरूरी है कि आप उस फील्ड के बारे में जानते कितना है, पढ़िए उसके बारे में। सिर्फ कॉलेजेस में ज्ञान लेने से नहीं होगा, या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप करने से नहीं होगा, खुद की नॉलेज भी जाननी बहुत जरूरी है कि आप उस न्यूज़ एंकर को कितना जानते हैं, कितने न्यूज़ एंकर ऐसे जानते हैं, उनका द वे ऑफ स्पीकिंग, उनका जो स्टाइल है वो कितना जानते हैं। फिर उस न्यूज़ इंडस्ट्री में और कौन सी लाइंस होती हैं, प्रोडक्शन की लाइन है, आप न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप उसमें स्क्रिप्ट एक उसमें एक छोटी सी एक जॉब ये भी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहले के ज़माने में ज़्यादा थी, वो थी टीपी चलाने की, टेलीप्रॉम्प्टर चलाने की, वो भी जॉब हुआ करती थी। तो वो आज तो चलो स्क्रॉल करके हाथ में ही आपके पास खुद के पास ही ऑटोमेटिक टीपीज आ चुके हैं, तो उससे काम होता है। तो हर फील्ड की सिर्फ एक एक जॉब नहीं रह गई, उसमें बहुत वास्ट है। एडवर्टाइजिंग है, अगर रेडियो और एंकरिंग हटा दी जाए तो एडवर्टाइजिंग है, एड के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती। तो एड सबसे वास्ट, सबसे बूम पे इस टाइम पर एड है, एड डिपार्टमेंट, जिसमें अलग अलग फील्ड होती हैं, अलग अलग पोजीशंस होती हैं जिसमें काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी फील्ड का एक बेस होता है, दैट इज कंटेंट क्रिएटर। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कंटेंट, यानी कि हमारे पास बोलने के लिए 4 शब्द इसलिए हैं क्योंकि हमने वो जर्नी तय की है। मतलब हमें खुद को भी पहचानने की जरूरत है यहाँ पे कि हम किस चीज के लिए बने हैं, और वो उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप पहचान लेते हो एक टाइम आने पे कि हाँ मेरे लिए ये चीज ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। मैं तारीफ करना चाहूंगी कपिला जी की कि अभी शो शुरू होने से जस्ट पहले हमने डिस्कशन किया, उन्होंने अपने अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी अपने पॉइंटर्स नोट किए कि नहीं, मुझे इस टॉपिक से भटकना नहीं है, मुझे ऐसे 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 सवाल ये रखने हैं, बाकी रैंडमली जो भी आते जाएंगे पूछते जाएंगे। बट शी वॉज क्लियर कि मेरा एक पॉइंट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, उस तरीके से। आज के यूथ का मुझे ऐसा लगता है कि डेकोरम नहीं रहा। वो कहते हैं अरे अरे कैमरा ऑन करो, हम शुरू कर लेंगे, अरे अरे अब करो तो से हम कर लेंगे, और शुरू करने के बाद वो चीजें निकल के नहीं आती निकल के। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट, चाहे आप रेडियो करें, चाहे आप एंकरिंग करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी नींव है, बिल्कुल है। और नींव अगर हिली होगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ ये कपिला क्रिएटर शुरू करने से पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, तो वहाँ पे एज अ न्यूज एंकर मैं अपॉइंट हुई थी, और मुझे ये बोला गया था, क्योंकि मैंने न्यूज एंकरिंग करी थी बट उस लेवल पे नहीं करी थी, तो मुझे बोला गया कि न्यूज पढ़नी है। तो मैं इतनी ज्यादा डर गई कि एकदम से बोल दिया है, कैसे पढ़ूंगी, पर मैंने कर दिया। और घर आके आप बिलीव नहीं करोगे निधि जी कि मैं उस दिन से लेके अब तक डेली कुछ जो एंकर्स हैं मेरे जो फेवरेट हैं, है ना, उनको मैं देखती हूँ, उनको मैं सुनती हूँ। और यही चीज मैं उस ऑफिस में ये बोला करती थी, जो जितने भी नए स्टूडेंट्स आते थे मैं उनको बोलती थी, सबसे पहले कंटेंट, जैसे आपने कहा कि बहुत जरूरी है कंटेंट, एंड देन स्क्रिप्ट राइटिंग। और आजकल क्या है, आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे ऐसे हैं कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग करना ही नहीं चाहते, उन्हें पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। ऊपर से चैट जीपीटी ने और ज्यादा खराब और जब फिर, क्योंकि अगर हमने खुद से स्क्रिप्ट बनाई होती है वो हमारे माइंड में होती है ना, हमें बोलना क्या है, जब हमारे माइंड में होती है तो हम अच्छा बोल पाते हैं। अब आपने रट लिया, देख लिया, टीपी में लगा दिया, अब टीपी में तो वही चीज आ रही है जो आपने लिख दी, लेकिन वर्ड्स अलग जा रहे होते हैं और आपका माइंड अलग जा रहा होता है। तो मुझे ना ये चीज बहुत ज्यादा एक तरीके से ना चुभती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्यों, हाँ ऐसा आपने भी देखा होगा, बहुत सिर्फ नहीं लिख के राजी वो लोग। और फिर मैं उनको ये कहती थी, अगर एंकर बनना है एंकर्स को फॉलो करो। अच्छा, कुछ टाइम ऐसा हुआ, कुछ बच्चे ऐसे आए मेरे सामने, वो फॉलो करते थे मुझे। इवन फॉलो करना अलग चीज है, कॉपी करना अलग चीज है। उन्होंने फॉलो के साथ साथ कॉपी करना भी शुरू कर दिया, और जैसे मेरा स्टाइल है मैं बोल रही हूँ सेम टू सेम, और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं ही बोल रही हूँ, मेरा ही टोन, मेरा ही मॉड्यूलेशंस, हर चीज। मैंने टोका, मैं कहा बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, आप अपना निकाल के, मतलब ये चीज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि निधि जी ने बहुत सारी चीजें अपने एंड पे तो क्लियर करी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स
हम उनके पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम सबसे पहले स्क्रिप्ट पे काम करें। सबसे पहले जरूरी है, देखिए एक मूवी बननी है तब भी स्क्रिप्ट पहले हाँ, बनेगी, उसके बाद बिल्कुल। वो शुरुआत होगी उसकी। ऐसे ही अगर एक रेडियो शो बना रहे हैं तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए, बिल्कुल। पॉइंटर्स चाहिए। हमारी क्लासेस में स्पेशली कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है वो एक टेक्निक बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो उसके जरिए वो, उसमें भी सूर्य भगवान का ही हम लोग नमन कराते हैं, उसके जरिए होता है। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, हर एक चीज को सीखने की टेक्निक्स हैं जो सीखना बड़ा जरूरी है। अगर हम बोलें कि हमें कंटेंट आता है, चैट जीपीटी आ गया 10 स्क्रिप्ट्स निकाल लेंगे, चैट जीपीटी को भी आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना उसके लिए लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा। अगर वैसा अच्छा नहीं लिख पाए तो वो भी वैसा अच्छा नहीं लिख कर दे पाता। जैसे होता है ना कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, अगर वो सर्जन बनना चाहता है तो उसको सर्जरी के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भी अगर कोई भी सर्जरी करनी है काटा और हो गया, नहीं। ऐसे ही हमारी फील्ड भी ऐसी ही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लेके साथ चलनी पड़ेंगी। यही चीज है जिसकी कमी है आज के यूथ में, उनको जल्दी चाहिए सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बहुत बड़ा हमारे समाज में ना यूथ के लिए खास मैं कहना चाहती हूँ कि वो पैसों के पीछे बहुत भागते हैं। अगर आपको छोटा सा स्किल आया, मान लो अब रील्स का जमाना है, हर कोई अपने फोन से रील बना रहा है, आईफोन आम बात हो गई है, सबके पास है, तो रील्स बनाते हैं। छोटे छोटे क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे भी वो अपने हैंडल कर रहे हैं, रील्स बनाकर देने लग जाते हैं और पैसे मांगने लग जाते हैं बिना सीखे। उनको लगता है कि अरे हमें छोटा मोटा ये सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, फोन से एडिटिंग करनी आ गई, फोन से हम सब कुछ कर रहे हैं, हम एक डिजिटल क्रिएटर बन गए। तो डिजिटल क्रिएटर ऐसे नहीं बना जाता, उसकी एक जर्नी है, उसे तय करना पड़ता है। क्लाइंट को जब तक आप समझते नहीं हो ना कि उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब कब चाहिए, तब तक आप उसे वो नहीं दे पाओगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। वही क्लाइंट को भटकाने वाले लोग ज्यादा है। एग्जैक्टली उन्हें सही चीजें बताने वाले लोग आज बहुत कम है। देखो क्लाइंट को सिर्फ ये चाहिए होता है, जैसे हम एज अ डिजिटल क्रिएटर भी काम करते हैं, तो क्लाइंट को सिर्फ ये चाहिए होता है कि उनका चैनल चलता रहे, फॉलोअर्स आते रहे, ये सब चलता रहे और बस रेगुलर काम होता रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। अब यूथ के पास एक मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, उन्हें वीडियोस बनानी आ गई, रील्स बनानी आ गई, बिना सीखे, बिना उसकी बारीकियों को जाने हुए वो बहुत कम अमाउंट्स पर भी काम करने लग जाते हैं। या अगर वो सीखते भी हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में, जैसे हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं, कुछ देर 1-2 महीने लगाते हैं, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद वो अपने फोन लेकर बन जाते हैं डिजिटल क्रिएटर, अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोल लेते हैं। बट माय डियर, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अपनी जर्नी को पूरा करें। सिर्फ ये कहना है अपने ज्ञान को पूरा करें, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। बिल्कुल। तो पूरा सीखें, फिर मार्केट में उतरें तो मजा भी आएगा काम करने का। मतलब स्किल के साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। यस, एग्जैक्टली। इसके बारे में आप क्या कहोगे कि स्किल और एजुकेशन, क्योंकि कई फैमिलीज में लोग कहते हैं एजुकेशन ज्यादा अच्छा है बजाय कि स्किल, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजें पैरेलली अगर हो तो ज्यादा अच्छी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पे स्किल हमारे होने बहुत लाजमी है, एजुकेशन थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, जरूरी नहीं है। मैं ऐसे वीडियो एडिटर्स को, ऐसे ऑडियो एडिटर्स को जानती हूँ जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, जिनकी एजुकेशन निल भी है। कुछ ऐसे ऑडियो एडिटर्स हैं जो मास्टर्स हैं अपने काम में, ऑडियो एडिटिंग में, उन्होंने पढ़ाई नहीं की उसकी, बट स्किल बहुत अच्छा लिया। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई जरूरी नहीं, पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में डिग्रीज सिर्फ दिखाने के लिए वैल्यू कर रही हैं, बट उन डिग्रीज के जरिए, यानी कॉलेजेस में आपने क्या पढ़ा, कितना किया, वो प्रैक्टिकली आप यूज नहीं कर पाते हो। जो मुझे लगता है वो यूज नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकल के लिए आप बाहर निकलते हो, वो स्किल है आपका। उस स्किल को सीखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने ऊपर ना, मतलब कहते हैं ना कि चोट देनी पड़ेगी, तभी सीख पाओगे। सिर्फ पढ़ाई से नहीं सीख पाओगे। मतलब लोहा जितना तपेगा उतना ज्यादा वो चीज स्ट्रॉन्ग बनती है। यस, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और लोहा ही लोहे को काटता है, ये भी बात सही है। तो इसलिए उस चीज के लिए तैयार हो जाए कि अगर लोहा बनना है तो लोहे की तरह अपने ऊपर चोट देनी भी पड़ेगी, तभी आप स्किल अपने अंदर ला पाएंगे, भरपूर कर पाएंगे। हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं, मेरे ड्रीम्स कम नहीं होते कभी भी, बट हाँ, मैं प्रेजेंट में रहना ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जो भी आता जा रहा है उसे अपनाते जाओ। हाँ, एक चीज ईमानदारी से, सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से मैं अपने काम को करती हूँ और यही सलाह सबको देना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ तो कुछ रेडियो शोज लाने की जर्नी तैयार हो चुकी है और अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, और सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट मूवीज सब बना रहे हैं। हमने कहा हमारे पास बहुत एक्टर्स हैं,
बहुत यूथ है जिनको वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा, हम्म। तो हम भी कोशिश करते हैं छोटी सी, जिसमें आप सब हमारा साथ देंगे। बिल्कुल देंगे। तो उसमें हम बहुत सारे एक्टर्स को लेकर छोटे छोटे ऐसे चंक्स शॉर्ट मूवीज बनाएंगे सोशल मैसेजेस पर, बहुत अच्छे मैसेजेस जिसकी एक्चुअली हमारे समाज को, हमारे यूथ को, हमारे घरों को, परिवारों को ज़रूरत है, उन्हीं पर काम करेंगे। आई होप कि आपके जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी शुरू हों और बहुत अच्छे लेवल तक जाएं, ताकि जितना भी यूथ सामने आ रहा है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से मिल सके। तो निधि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई आज की बारीकियां बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और खास शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने हमें इतना सुना। और क्योंकि आज के ज़माने में ना किसी को सुनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सुनाना तो बहुत आता है सबको, लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है। तो थैंक यू टू यू एंड थैंक्स टू यू स्पेशली कपिला क्रिएटर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड रियली आपके पॉडकास्ट बहुत एनर्जी वाले तो होते हैं, बहुत नॉलेजफुल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और आपकी टीम बहुत अच्छी है। स्पेशली सचिन का नाम लेना चाहूंगी मैं, ही इज वेरी गुड, क्या लाजवाब काम करते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ आरजे, एंकर, और जितनी भी बातें हमने करी निधि शर्मा। तो सुना आपने निधि शर्मा को कि उन्होंने किस तरह से छोटी छोटी बारीकियां आपके सामने रखी। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट, हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो इसे ज़रूर और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी लाइफ चेंज हो सके। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक जरिया मिलता है किसी ना किसी के माध्यम से हमें अपनी लाइफ चेंज करने का, तो शायद ये पॉडकास्ट एक जरिया बन जाए आपकी लाइफ को चेंज करने का। इस तरह के पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, और अगले पॉडकास्ट के लिए आप हमारे जो भी पॉडकास्ट, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको मिल सके। नमस्कार।